Hello everyone, this is Vaibhav here, and today I am here with another video in our advanced problem series, and it is going to be part 49 of this interesting series. So let's start the video with the problem statement and then we will move toward the solution part. So this is the problem statement for you, in which we have a conducting disk of mass m, जिसमें कि हमें एक conducting disk दिया गया है m mass का. तो दिस इज द कंडक्टिंग डिस्क ऑफ मास m एंड हैविंग द वॉल्यूम v. तो उसका वॉल्यूम v है और मास m है, और हमने इसे सस्पेंड किया है विद द हेल्प ऑफ अ लाइट स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k. तो आपको देखने को समझ में आ रहा होगा ये कि एक स्प्रिंग के साथ इसे सस्पेंड किया गया है फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट. बिल्कुल ठीक है. द थिकनेस ऑफ द डिस्क इज मच स्मॉलर देन इट्स रेडियस. ओके, तो ये जो डिस्क का थिकनेस बोला गया है ये इसके रेडियस के कंपैरिजन में छोटा है. बिल्कुल ठीक है, समझ में आया. अब क्या कर रहे हैं, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द डिस्क इज एस्टैब्लिश्ड. मतलब ये जो डिस्क है इसके प्लेन के पैरेलल आपने एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है जिसकी की मैग्नीट्यूड आपको बी बताई गई है, इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड. फिर क्या कर रहे हैं, अब इसे क्या कर रहे हैं, द डिस्क इज स्लाइटली पुल डाउन फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड देन रिलीज्ड. तो इस डिस्क को खींच रहे हैं एंड रिलीज कर दे रहे हैं. तो फिर जब रिलीज करते हैं तो हमें क्या देखने को मिला कि ऑसिलेशन करता है. हमें क्या देखने को मिला कि एक ऑसिलेशन करता है, और उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलने वाला है, जहां पर हमारे लिए अल्फा एक अननोन क्वांटिटी है. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ अल्फा कंसिडरिंग the given value epsilon naught vb square is equals to 2m, where epsilon naught is the permittivity of the free space, v is the volume of the disk and b is the magnetic field intensity at that place. I think आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. तो चलिए let us move toward the solution part, जिसमें कि हम सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है. क्वेश्चन को समझना हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ आप किसी भी तरह इसका सोल्यूशन ले आओ या फिर इसका आंसर ले आओ. तो फिर सबसे पहले मैंने इसको डिस्क को थोड़ा ऐसा थिक बनाया है समझने के लिए मैंने इसको थोड़ा थिक बना दिया है. बिल्कुल ठीक है, समझ में आया. अब क्या कर रहे हैं, इसको हमने एक स्प्रिंग के थ्रू ऐसा अटैच किया, जिसका कि स्प्रिंग कांस्टेंट आपको के बताया गया है. बिल्कुल ठीक है. तो क्या देखने को मिला कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये ऑलरेडी कुछ खिंचा हुआ था. और सपोज मान लेते हैं कि x नॉट इज द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो ये x नॉट है इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कुछ इस प्रकार से. बिल्कुल समझ में आया. अब क्या कर रहे हैं कि इसके बाद हम इसको फर्दर इक्विलिब्रियम पोजीशन से x नीचे ला रहे हैं, और इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब ये x नीचे है तो उस इंस्टेंट पे हम देखना चाह रहे हैं कि इसमें क्या बदलाव हुआ और SHM में क्या क्या फोर्सेस यहाँ पर जनरेट होते हुए दिखेंगे आपको. तो उसको अगर हम सोचें तो हमने नीचे की तरफ एक्सटेंशन है अभी इसका, इक्विलिब्रियम से ये नीचे की तरफ है, तो मीन कहीं इसका ऊपर लाई कर रहा होगा, तो वेलोसिटी इसके पास ऊपर की तरफ होगी, और ये वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी जब तक ये मीन को नहीं पहुंच जाता है. तब तक इसकी वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी. ये बात आप समझ रहे हैं क्यों? चलिए, बिल्कुल समझ में आया. अब इसके बाद नेक्स्ट अगर आप इसमें सोचें तो जैसे ही इसके पास हमने इसे कंडक्टिंग डिस्क बोला है. कंडक्टिंग डिस्क का मतलब है इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस हैं, और ओरिजिनली ये एक न्यूट्रल बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है, बट चार्जेस बहुत सारे हैं जो कि इधर उधर मूव कर सकते हैं. तो फिलहाल अगर आप देखेंगे कि इसे जब इसके पास वेलोसिटी v है तो उसके इसमें जो चार्जेस हैं उन्हें कहाँ पर रख दिया गया है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि बाहर की तरफ आता हुआ दिख रहा होगा आपको. तो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे हमने इस बॉडी को रख दिया है जो कि ऊपर की तरफ v वेलोसिटी के साथ जा रहा है. तो उस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसके पास जो भी फ्री चार्जेस थे जिनमें फोर्स लगाया जा सकता था वो फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, और वो फोर्स कौन सा होगा, QV क्रॉस B.
क्यू वी क्रॉस बी का एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये फोर्स किस डायरेक्शन पे लगेगा, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो हमें पता है वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो वी क्रॉस बी आपको कुछ यहां पर मिल रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्जेस पे ऐसे फोर्स लगने शुरू हो जाएंगे। तो हम ऐसा भी फिलहाल मान रहे हैं पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन इस डायरेक्शन पर हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन कुछ इस डायरेक्शन पर हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे यहां पर क्या करने की कोशिश की गई है। अच्छा, तो ये एक्यूमुलेशन कब तक होगा सर? तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि ये v वेलोसिटी पर ही है और रुक गया है, समय रुक गया है मान लो थोड़ी देर के लिए, और इस बहुत छोटे से टाइम में सिंस ये कंडक्टर है तो बहुत जल्दी एक्यूमुलेशन चेंज होगा जिससे कि सारी चीजें सेटल हो जाएं। तो ये जो प्रोसेस है चार्ज का इधर जाने पर और उधर आने पर वो बहुत इंस्टेंटेनियस है, बहुत जल्दी होने वाला प्रोसेस है। तो ये भी जो भी यहाँ से चार्जेस इधर एक्यूमुलेट हुए उसकी वजह से ये हायर पोटेंशियल साइड हो गया और ये लोअर पोटेंशियल साइड हो गया और एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनना शुरू हो गया। इस प्रकार से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया यहाँ पर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ गया होगा। क्या ये चार्ज का एक्यूमुलेशन कभी रुकेगा सर? तो हाँ, बिल्कुल रुक जाएगा, बिकॉज इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अब अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज पे दो फोर्सेस होंगे, इस डायरेक्शन पे क्यू ई और इस डायरेक्शन पे क्यू वी बी, बिकॉज वी और बी के बीच में एंगल 90 है, तो क्यू वी बी का फोर्स इधर और क्यू ई का फोर्स इधर। तो जैसे ही आप देखेंगे कि इसकी ई की वैल्यू लगातार बढ़ेगी बिकॉज चार्ज का एक्यूमुलेशन बढ़ता जाएगा, और कब रुक जाएगा बढ़ना? जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए। तो जैसे ही आपके E की वैल्यू V इंटू बी के इक्वल हो जाने वाली है उस इंस्टेंट पे आप बोल सकते हैं कि इस गिवन वेलोसिटी V पे एक्यूमुलेशन होना बंद हो जाएगा और चार्ज इधर उधर होने मूव करने बंद कर जाएंगे। बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया हमें कि ऐसा कुछ हुआ। बट कहानी में ट्विस्ट है, यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि इसकी जो वेलोसिटी है ये हमेशा v नहीं रहने वाली है। ये जैसे ही अगले मोमेंट में ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी v से ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज ये मीन की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी इंक्रीजिंग होने वाली है। तो जैसे ही ये ऊपर जाएगा इसकी v वाली वेलोसिटी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और अगेन QVB डोमिनेटिंग हो जाने वाला है, QVB डोमिनेटिंग हो जाने वाला है। तो QVB अगर डोमिनेटिंग हो गया तो फिर से पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स इस डायरेक्शन पे लगने शुरू हो जाएंगे और कुछ और चार्ज इधर भागने लगेंगे, कुछ और चार्ज इधर भागने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज QE का फोर्स छोटा होगा उस केस में, बिकॉज V की वैल्यू बढ़ चुकी है और इस वजह से कुछ और चार्ज इधर भागने शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही चार्ज भागेंगे तो उस इंस्टेंटेनियस टाइम पर यहां पर एक करंट डेवलप हुआ होगा, यहां पर एक करंट डेवलप हुआ होगा। बिल्कुल सही बात है, एक करंट डेवलप हो गया होगा यहाँ पर। और आप देखेंगे यहाँ पर कि इस करंट की वजह से जैसे ही ये ऊपर गया वेलोसिटी चेंज हुई, करंट आ गया, उस करंट की वजह से E की वैल्यू फिर से बढ़ेगी और फिर से जैसे ही QE और QVB इक्वल हो जाएंगे तो फिर से यहाँ पर एक्यूमुलेशन बंद हो जाएगा। बट हमें पता है कि अगले मोमेंट में इसकी वेलोसिटी फिर से बदल जाएगी, तो लगातार एक करंट होने वाला है इसके पास, लगातार ऊपर की तरफ जैसे जाएगा तो राइट की डायरेक्शन पे एक करंट होने वाला है। बिल्कुल ठीक है। और जैसे ये मीन को क्रॉस कर लेता है, जैसे ही ये मीन को क्रॉस कर लेता है तो फिर क्या होगा? तो जब ये मीन को क्रॉस कर लेगा मान लीजिए, तो उस केस में अब इसकी वेलोसिटी लगातार कम होगी, इसकी वेलोसिटी कम होगी। तो मीन को क्रॉस करने के बाद इसकी वेलोसिटी कम हो गई और कम हो जाने की वजह से इसके जस्ट पहले और जस्ट बाद में अगर मैं कंपेयर करूं तो V कम हो जाने से QE डोमिनेटिंग हो जाएगा, मतलब यहां से चार्ज छूट के इधर जाने शुरू हो जाएंगे और अब करंट ऊपर की तरफ जैसे ये मीन को क्रॉस करेगा तो इस डायरेक्शन पे करंट बनना शुरू हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पर करंट किस तरह से फॉर्म हो रहा है ये आप समझ चुके होंगे, और करंट कैसे निकाल सकते हैं हम कि चार्ज किस तरह से यहाँ पर चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट, और वो करंट हमें निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर मैं करंट निकालता हूँ तो फिर मैं इसे मान सकता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे इनफाइनाइट, बहुत सारे ऐसे ऐसे वायर्स हैं और सब में छोटे छोटे करंट चल रहे हैं,
बिकॉज यहाँ पर एक करंट है छोटा सा, यहाँ पर एक करंट है, जो भी चार्ज मूव कर रहे हैं एक तरह से करंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो नेट करंट यहाँ पर मैं ऐसा मान लूंगा कि इस वायर पे हर छोटे छोटे पतले पतले वायर को मिलाते हुए एक नेट वायर बनाऊंगा और उसमें नेट करंट आई होगा। तो उस आई वाले नेट फील्ड के वायर पे एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, और वो फोर्स कौन सा होगा? फोर्स ऑन अ वायर विच इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ही इस पे एक करंट आएगा तो इस पे एक फोर्स आना भी शुरू हो जाएगा, और वो फोर्स कैसे लिखेंगे हम? वो फोर्स हम लिखेंगे आई एल क्रॉस बी से। वो फोर्स हम कैसे लिखेंगे? आई एल क्रॉस बी से। तो ये आई एल क्रॉस बी वाले फोर्स के थ्रू हमें एसएचएम के इक्वेशन पे एक एक्स्ट्रा फोर्स भी बनाना पड़ेगा, और फिर उसे मेंटेन करते हुए हमें अपनी इक्वेशन को फ्रेम करना पड़ेगा। सो आई होप आप समझ चुके होंगे हमें करना क्या है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके सोल्यूशन को फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि करंट इसमें इस डायरेक्शन पर आ चुका है, करंट इस डायरेक्शन पे चल रहा है, तो फोर्स इसमें कैसा आया होगा? आई एल क्रॉस बी। तो इसके सपोज मैं मान लो कि मैंने इसके थिकनेस को डी मान लिया है, तो एल यहाँ पर डी हो गया, आई हम निकाल लेंगे अभी। तो आई डी बी, आई डी बी, ये एक फोर्स लगेगा और नीचे की तरफ लगेगा, ये फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। अच्छा, तो यहाँ पर इसका मीन जहाँ पर भी होगा, इसका मीन जहाँ पर भी होगा, उस मीन से अभी हम मान रहे हैं कि ये कितना नीचे है, उस मीन से ये x नीचे है। तो अगर ये मीन से x नीचे होगा तो इस पे नेट फोर्स क्या बन रहा होगा? उस पे नेट फोर्स जो कि हमारा नॉन कांस्टेंट फोर्स है, बिकॉज एसएचएम में आपको मालूम होगा कांस्टेंट फोर्स तो कट ही जाते हैं। तो एक kx का फोर्स ऊपर बन रहा होगा, और दूसरा ये नीचे की तरफ IDB का फोर्स बन रहा होगा, और इनका रिजल्टेंट से एक्सेलरेशन दे रहा होगा। तो हम चलिए kx माइनस ये वाले फोर्स को इज इक्वल्स टू m इंटू ए से इक्वेट करेंगे और देखेंगे कि चीज़ें किस तरह से यहाँ पर सेटल हो रही है। तो अभी हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? I की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए करके देखते हैं कैसे होने वाला है वो। तो मुझे समझ में आ गया है कि E की वैल्यू यहाँ पर V इंटू बी के इक्वल है। यहाँ तक तो हमने बात समझ ली थी, E की वैल्यू V इंटू बी के इक्वल है। और साथ में अगर देखें तो यहाँ पर बोला गया था कि इसका जो थिकनेस है ये बहुत छोटा है एज कंपेयर टू इट्स रेडियस, और रेडियस को इन सेंस आप बोल सकते हो एरिया। तो एक तरह से ये इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करेगा, ये इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करेगा, और आप इसको दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दो शीट की तरह मान सकते हो। दो ये सर्कुलर है तो क्या मैटर करता है? वो मैटर नहीं करता। तो इस वजह से एक इनफाइनाइट शीट की वजह से तरह से ये बिहेव करेगा, और यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसने बनाया होगा वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के साथ भी इक्वेट किया जा सकता है। किसी भी टाइम पर इस पे जो नेट फील्ड होगा वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से भी लिखा जा सकता है। तो अगर यहाँ से मैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से भी इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी इंस्टेंट पे लिखूं तो सिग्मा को मैं लिख सकता हूं चार्ज पर यूनिट एरिया टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, चार्ज पर यूनिट एरिया टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। और हमें पता है कि जो वॉल्यूम है, बिकॉज मुझे वॉल्यूम के टर्म्स में आंसर चाहिए, तो इस वजह से मैं लिखूंगा V इंटू डी, या फिर एरिया इंटू डी, ऐसा लिखते हैं, एरिया इंटू डी इज V, वॉल्यूम लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर एरिया की वैल्यू अगर लिखें तो V बाय डी लिखा जा सकता है। V यहाँ पर वॉल्यूम है, कैपिटल V मैं जहाँ जहाँ लिख रहा हूँ वो वॉल्यूम है, और ऐसा जो थोड़ा सा ऐसा मोड़ के लिख रहा हूँ स्मॉल में वो वेलोसिटी वाला V है। तो एक ही वैल्यू मैं V बाई डी रखता हूँ। तो यहाँ से Q की वैल्यू या फिर E की वैल्यू लिखें तो वो था Q बाय एरिया और टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और एरिया को V बाई डी लिखो और एक एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर रखो। हमें Q चाहिए तो Q की वैल्यू मैं लिखूंगा, यहाँ से Q की वैल्यू लिखूंगा V यहाँ पर वॉल्यूम है, V यहाँ पर वॉल्यूम है, तो V एप्सिलॉन नॉट बाई डी टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या निकाला था? स्मॉल v इंटू बी। तो रख दीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले स्मॉल v इंटू बी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। तो यहाँ से जब मैं इसको फर्दर Q की वैल्यू फाइनल लिखूं तो वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है B V एप्सिलॉन नॉट बाई डी टाइम्स ऑफ स्मॉल v, ऐसा कुछ है।
अब मुझे पता है कि ये चार्ज लगातार चेंज हो रहा है और इसका रेट ऑफ चेंज ही करंट डिसाइड कर रहा है, तो dq बाई dt इज bv, क्या वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, d भी कांस्टेंट है, सिर्फ चेंज हो रहा है वेलोसिटी, तो dv बाई dt लिखूंगा इसे, और dv बाई dt इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, dv बाई dt इज एक्सेलरेशन अगर लिखा जाए तो। बिल्कुल समझ में आया। तो करंट की वैल्यू यहाँ से, यही करंट है, और करंट की वैल्यू अगर मैं यहाँ से देखूं तो वो है b v एप्सिलॉन नॉट बाई d टाइम्स ऑफ a, ऐसा लिखना चाहिए करंट। अब करंट अगर मिल गया है तो क्या फोर्स लिख लेंगे हम, क्या फोर्स लिख लेंगे, हाँ बिल्कुल दूसरा फोर्स लिख लेंगे विच इज IDB, यही तो था दूसरा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा था IDB। तो करंट की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, तो फोर्स जो दूसरा था वो था I विच इज B V एप्सिलॉन नॉट बाय D, A को बाद में लिखता हूँ, एक D है और एक B है, तो B का स्क्वायर हो गया और साथ में A। तो यहाँ से अगर आप देखें D और D को करेंगे आप कैंसिल, और F की वैल्यू लिखोगे B स्क्वायर V एप्सिलॉन नॉट A। और आपको सवाल पे ये जो टर्म है इसको 2m लिखने के लिए बोला गया है, इसको 2m लिखने के लिए बोला गया है अगर आप ध्यान से देखें तो चलिए इसको 2m लिख लेते हैं, मतलब फोर्स की वैल्यू हो गई 2m टाइम्स ऑफ A, फोर्स की वैल्यू हो गई 2m टाइम्स ऑफ A। आई थिंक आपको समझ में आया यहाँ तक। अच्छा, तो अब हम बॉडी पर आते हैं और बॉडी पर देखते हैं कि उस मीन से जब वो x नीचे है तो ऊपर की तरफ क्या फोर्स लग रहा है, एक्स्ट्रा फोर्स kx, नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रहा है। आप ये तो नहीं कह रहे ना कि मीन पे भी तो एक्सटेंशन हुआ है। आई थिंक आप इतना समझ रहे होंगे कि जब बॉडी SHM करता है तो कांस्टेंट फोर्स वैसे ही कैंसिल कर जाते हैं, जो एक्स्ट्रा फोर्सेज है सिर्फ मैं उसके लिए लिखना चाह रहा हूँ। तो kx ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ आपके पास ये फोर्स आया है विच इज 2ma, विच इज 2ma, नीचे की तरफ 2ma का फोर्स आया है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखना चाहिए आपको, kx माइनस 2ma इज इक्वल्स टू ma, मतलब 3ma इज इक्वल्स टू kx और a इज इक्वल्स टू k बाई 3m इंटू x। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं माइनस अपने आप लगा सकता हूँ बिकॉज मुझे पता है कि जो एक्सेलरेशन है वो x के अगर वेक्टर फॉर्म पे लिखूंगा तो मैं एक माइनस लगा दूंगा, इसमें आपको कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। तो अब देख सकते हैं ये आपका ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये आपका ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो टाइम पीरियड आप लिखते हैं 2 पाई बाय ओमेगा, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आप लिखेंगे 2 पाई रूट 3m बाय k। तो अल्फा आपको फाइंड करना था एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा व्हिच इज गोइंग टू बी 3। तो ये आपका यहाँ पर एक्चुअल आंसर होना चाहिए था, अल्फा इज इक्वल्स टू 3। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल था, समझ ही नहीं आने वाला है आपको शुरू में कि शुरू कैसे करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा कि हाँ इसमें क्या हो रहा है, ये समझना भी मुश्किल है बिकॉज मैंने भी सोचने में से 5 मिनट तो लगाया कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। फिर होने के बाद हमें समझ में आया कि हाँ ऐसा ऐसा प्रोसेस हो रहा होगा, इस वजह से यहाँ पर चेंजेस आ रही है। तो आई थिंक आप एंजॉय किए होंगे इस वीडियो को। तो इस तरह के क्वालिटी वीडियोज़ आपको और मिलने वाले हैं इस चैनल पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो पर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।